अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्चर रिलेटेड पढ़ा, जिसमें हमने फ्रैक्चर्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, टाइप्स, उसकी हीलिंग एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड पॉइंट्स कवर किए। अब इस वीडियो में हम फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द कार्पल बोन फ्रैक्चर्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट बीसीक्यू पॉइंट्स आपके पास जो पूछे जाते हैं कि आपके पास मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन कौन सी होती है, दैट इज़ द स्किफॉइड बोन। मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड बोन जो होती है वो ल्यूनेट बोन होती है, और मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी जो होती है वो मीडियन नर्व होती है। अच्छा, फ्रैक्चर्स में ना जो आपके पास आर्टीरियल इंजरीज़ हैं या फिर जो न्यूरल इंजरीज़ हैं ये पूछी जाती हैं, या फिर मोस्ट कॉमन साइड्स, काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन वाली चीज़ें ना ये सब पूछी जाती हैं। तो इन पर अच्छी ग्रिप रखिएगा, और जो डिफरेंट कलर से लिखे हुए पॉइंट्स हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें तो लाजमी आपने याद रखना है। पिक्चर्स भी साथ साथ मैं दिखाती जाऊँगी ताकि एक अच्छी जो है आपकी कॉन्सेप्ट्स बने। सो स्टार्टिंग विद, अब मैंने आपको मोस्ट कॉमनली चीज़ें बता दी कि कौन सा फ्रैक्चर कॉमन है, कौन सी डिसलोकेशन कॉमन है। स्टार्टिंग विद द स्किफॉइड फ्रैक्चर, मोस्ट इसकी जो कॉज होती है ना स्किफॉइड फ्रैक्चर की, वो होती है कि फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर जाके जैसे पेशेंट सडन फॉल की वजह से गिरता है, तो उसमें आपके पास स्किफॉइड फ्रैक्चर होने के चांसेस होता है ना। इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गिरने के बाद ना जो पेशेंट फील करता है कि उसको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स या आपके पास एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है, वहाँ पर जो है उसको टेंडरनेस हो रही होती है, वहाँ पे उसको पेन हो रहा होता है, और रिस्ट मूवमेंट्स में पेन हो रहा होता है। स्पेशली प्रोनेशन जो है ना उसके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही उसको मतलब उसके फैक्टर्स होते हैं जिससे आइडिया होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अच्छा, अब जो है ना आपके पास जो स्किफॉइड फ्रैक्चर है ना उसके दो पोल्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल जो कि आपकी रेडियो कार्पल जॉइंट में इन्वॉल्व होगा, और एक आपके पास होता है डिस्टल पोल। अब जो है आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि स्किफॉइड बोन जो होती है उसकी रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती है। जो प्रॉक्सिमल पोल ऑफ द स्किफॉइड है दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट, वो रिसीव कर रहा होता है डिस्टल ब्रांचेस ऑफ रेडियल आर्टरी से अपनी ब्लड सप्लाई। सो जब आपके पास फ्रैक्चर होगा प्रॉक्सिमल पोल ऑफ द स्किफॉइड का, तो उसमें आपके पास ब्लड सप्लाई रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस, नॉन यूनियन बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि डिस्टल पोल जो होता है वो हील हो जाता है, उससे मसला नहीं होता, लेकिन प्रॉक्सिमल पोल में काफ़ी मुश्किल होती है यूनियन में, और एवास्कुलर नेक्रोसिस होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन डायग्नोसिस जो होती है वो आप जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमेशा एक्सरे होता है। देन बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो अगर आपके पास अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है या फिर लेस देन 1 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई हुई है, तो उस केस में आप बिलो एल्बो कास्ट करते हैं। और ये जो होती है न्यूट्रल पोजीशन, मतलब ये जो कास्टिंग होती है ना ये कैसी होती है, जैसे ग्लास होल्डिंग कास्ट, उस पोजीशन में जैसे आप ग्लास को पकड़ते हैं ना उस पोजीशन में कास्टिंग हो रही होती है। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो यू हैव टू डू ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, और इसमें आप स्क्रू यूज़ करते हैं। बाज़-औक़ात नाम पूछ लेते हैं, तो हर्बर्ट स्क्रू जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं इन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर फॉर मोर देन 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूनेट डिसलोकेशन से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्टली फ्रैक्चर्ड बोन तो स्किफॉइड है, बट जो डिसलोकेट होने वाली बोन होती है दैट इज़ ल्यूनेट। अब ल्यूनेट और एक पैरील्यूनेट डिसलोकेशन होती है। ल्यूनेट डिसलोकेशन क्या है, जब आपके पास ल्यूनेट बोन इटसेल्फ डिसलोकेट हो रही होती है, रेडियो कार्पल जॉइंट से वो बाहर आ जाती है और इंटीरियरली डिसलोकेट होती है। जबकि पैरील्यूनेट डिसलोकेशन क्या होती है कि ल्यूनेट अपनी जगह पर है, उसके इर्द गिर्द के अदर कार्पल बोन्स जो है ना वो डिसलोकेट हो रही हों, जो कि डॉर्सली डिसलोकेट होती हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इनिशियल ट्रीटमेंट क्लोज रिडक्शन होता है, जिससे जो है हम मीडियन नर्व की जो कंप्रेशन और इंजरी के चांसेस होते हैं उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर क्लोज रिडक्शन फील्ड हो जाए या उससे पेशेंट बेहतरी की तरफ ना जाए, तो फिर आपको जो है मूव करना होता है टू द अदर ऑप्शन दैट इज़ द की वायर फिक्सेशन। और ये जो के वायर फिक्सेशंस होती हैं ये आपने 8 वीक्स तक रखनी होंगी, ताकि ये जो के वायरिंग होती है ना वो उसको इन होल्ड करके रखेगी, और फिर उसके ऊपर आपने स्प्लिंट भी कर देना है। सो अगर क्लोज रिडक्शन फेल होता है उसके बाद आप ओपन रिडक्शन की तरफ हमेशा मूव करते हैं, और इंटरनल फिक्सेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ के वायर्स, जो कि 8 वीक्स तक इन प्लेस रहेंगी, और साथ ही साथ रिस्ट कास्ट या स्प्लिंट यूज होगा फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, अब इसमें ना ये पिक्चर देखें तो ये आपके पास स्किफॉइड बोन का फ्रैक्चर शो कर रहा है, और दिस इज़ ल्यूनेट डिसलोकेशन, जो कि आपके पास अपनी साइड के बजाय रेडियस बोन के इन रिलेशन आ गई है। सो दिस इज़ ल्यूनेट डिसलोकेशन। अब नेक्स्ट जो है हम फिंगर्स के फ्रैक्चर से रिलेटेड बात करते हैं, तो वी हैव मैलेट फिंगर, जर्सी फिंगर एंड बॉक्सर और पिजुलिस्टिक फ्रैक्चर। मैलेट फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें आपके पास द इंजरी किस तरह की होती है, हाइपरफ्लेक्शन इंजरी हो रही होती है।
एक्सेसिव फ्लेक्शन की वजह से आपके पास कौन सा टेंडन जो होता है वो डैमेज हो रहा होता है, दैट इज़ द एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनस टेंडन, जो कि डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पर डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से आपके पास मैलेट इंजरी होती है, मैलेट फ्रैक्चर होता है। और इसके ट्रीटमेंट में जो स्प्लिंट यूज़ होता है दैट इज़ द मैलेट स्प्लिंट। इसी तरह फिर आपके पास जर्सी फिंगर है, जिसमें आपके पास इंजरी कैसी है, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी है। अब एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस डैमेज हो जाता है एट द डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। इसमें जो स्प्लिंट यूज़ होता है दैट इज़ अ फ्रॉग स्प्लिंट। देन बॉक्सर्स और पिजुलिस्टिक फ्रैक्चर जो है ये आपके पास इसमें जो आपके पास इंजरी होती है दैट इज़ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर का क्या मतलब है, मेटाकार्पल बोन का फ्रैक्चर होता है, बट जो आपकी उसकी जॉइंट्स होते हैं ना वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, और इसमें जो है आप इस तरह के स्प्लिंट यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। सो दिस इज़ हाइपर फ्लेक्शन इंजरी ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम, जिसमें आपने मैलेट स्प्लिंट यूज़ किया। दिस इज़ हाइपर एक्सटेंशन इंजरी ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम, जिसमें जो है आपके पास फ्लेक्सर डैमेज हुआ और आपने फ्रॉग स्प्लिंट यूज़ किया। देन लास्टली आपके पास ये बॉक्सर एंड पिजुलिस्टिक फ्रैक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है फिफ्थ मेटाकार्पल बोन का, और इसमें हमने स्प्लिंटिंग की है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पास फ्रैक्चर्स ना। ये जो आपके पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BCQs एंड ऑस्पीज़ में ये बहुत पूछे जाते हैं। सो इनसे रिलेटेड ना अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपने क्लियर करना है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ईजी टू ईजी वे में करके आपको समझाऊँ। सो डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर जो होते हैं ना वो हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, जिसमें कोलीज फ्रैक्चर है और स्मिथ फ्रैक्चर है। जो कोलीज फ्रैक्चर होता है इसमें आपके पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो रहा होता है ऑफ द डिस्टल रेडियस, जिसमें जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है ना वो डॉर्सली हो रही होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाऊं, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर कर लें कि डिस्टल फ्रेगमेंट को देखकर हम बताते हैं कि ये एंटीरियर या पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट है। सो जो कोलीज फ्रैक्चर होता है इसमें डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। स्मिथ फ्रैक्चर इसी का ऑपोजिट होता है, इसमें आपके पास फ्रैक्चर रेडियस का ही होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कहाँ होती है, एंटीरियरली होती है। अब ऐसी डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रही होती है, बिकॉज ऑफ द कॉज। जब आपके पास कोलीज फ्रैक्चर होता है सो पेशेंट जब गिरता है ना तो उसका हाथ डॉर्सी फ्लेक्स्ड होता है, और इन स्मिथ फ्रैक्चर आपके पास पाल्मर फ्लेक्स्ड हैंड होता है। सो दैट्स वाई जब पाल्मर फ्लेक्स्ड है तो आपके पास एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड हो रहा है, और जब आपके पास डॉर्सी फ्लेक्स्ड है तो डॉर्सली डिस्प्लेस्ड हो रही होती है बोन। नाउ ये देखें, ये आपके पास एक्सरे है जिसमें जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है डिस्टल फ्रेगमेंट की वो डॉर्सली है, जबकि इसकी बात की जाए तो इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट एंटीरियरली हो रही है। सो दिस इज स्मिथ फ्रैक्चर। इन दोनों फ्रैक्चर्स में क्लासिकल डिफॉर्मिटी मिलती है जो कि आपसे पूछी भी जाती है और BCQ के सिनेरियोज में गिवन भी होती है। सो जो आपके पास कोलीज फ्रैक्चर होते हैं ना इसमें डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी मिल रही होती है बिकॉज ऑफ द डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टल फ्रेगमेंट, और इसमें रेडियल शॉर्टनिंग भी मिल रही होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्मिथ फ्रैक्चर में तो इसमें गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी मिल रही होती है बिकॉज ऑफ जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो इंटीरियरली डिस्प्लेस्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स ऑफ द डिस्टल रेडियस की। सो वी हैव बर्टन्स फ्रैक्चर्स, डायपंच फ्रैक्चर्स, शॉफर्स फ्रैक्चर्स। जो बर्टन्स फ्रैक्चर होता है, अच्छा ये तीनों ही ना इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स होते हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। दूसरा ये कि जो बर्टन्स फ्रैक्चर होता है इसमें आपके पास इन द जॉइंट डिस्टल रेडियस जो होती है वो फ्रैक्चर हो रही होती है विद डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट। डायपंच फ्रैक्चर में डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो जाता है ल्यूनेट फोसा पर, और शॉफर्स या हचिनसन फ्रैक्चर में आपके पास रेडियल स्टेलॉइड का फ्रैक्चर होता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए, ये चाहे आपके पास कोलीज फ्रैक्चर हो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर वाले या फिर इंट्रा आर्टिकुलर वाले में, तो नॉन ऑपरेटिवली आप क्लोज रिडक्शन एंड कास्ट इमोबिलाइजेशन करते हैं, और कास्ट कौन सी होती है, बिलो एल्बो कास्ट यूज़ हो रही होती है। और ये मोस्टली उन फ्रैक्चर्स में नॉन ऑपरेटिव को आप प्रायोरिटाइज करते हो जिसमें नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो, स्टेबल फ्रैक्चर हो, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई भी हो, और एल्डर्स में। जबकि ऑपरेशन आप उनमें कंसिडर करोगे कि ओपन फ्रैक्चर है, आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है जैसे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हो, या फिर हाई एनर्जी ट्रॉमा। सो इसमें आप क्लोज रिडक्शन विद परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन कर रहे होते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस एंड अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर की। अगर डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स होते हैं, कोलीज एंड स्मिथ, जिस पे ऑस्पी भी आती है। और अब अगर रेडियस और अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर्स की बात की जाए तो ये दोनों फ्रैक्चर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंपैरेटिवली आपके पास ऑस्पीज़ आ रही होती हैं इस पर, और BCQs भी पूछे जाते हैं। सो वी हैव मॉन्टेजी फ्रैक्चर एंड गैलीजिया फ्रैक्चर। जो मॉन्टेजी फ्रैक्चर होता है ये आपके पास अल्नर शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है विद डिसलोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी रेडियल हेड जो होता है वो डिसलोकेट हो रहा होता है और अल्नर शाफ्ट का फ्रैक्चर हो रहा होता है प्रॉक्सिमली। इसमें आपके पास जो कॉज होती है वो फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड है। मोस्ट कॉमन नर्व टू बी इंजर्ड, हमेशा मैंने आपको बताया कि नर्व इंजरी पूछी जाती है, तो सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व डैमेज हो रही होती है और सेकंड पे आपके पास रेडियल नर्व होती है। फॉर एग्जांपल एक BCQ आया आपके पास और उसमें पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? रेडियल नर्व, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन पोस्टीरियर इंटरोशियस है। दैट वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इन केस वो ऑप्शन नहीं है तो रेडियल नर्व आपका आंसर होगा। अच्छा, मॉन्टेजी फ्रैक्चर के लिए आप बेडोस क्लासिफिकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें जो टाइप 1 है उसमें जो रेडियल हेड होता है उसकी एंटीरियर डिसलोकेशन हो रही होती है और अल्नर फ्रैक्चर की भी एंटीरियर एंगुलेशन होती है। टाइप 2 में पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड हो रही होती है विद द पोस्टीरियर एंगुलेशन ऑफ द अल्नर शाफ्ट। टाइप 3 में आपके पास लैटरल डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड विद अ फ्रैक्चर ऑफ अल्ना। और टाइप 4 में आपके पास डिसलोकेशन ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड विल बी एंटीरियर, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ जाता है कि आपके पास रेडियस और अल्ना दोनों का ही सेम लेवल पर फ्रैक्चर हो जाता है, तो दैट इज़ द टाइप 4। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द गैलीजी फ्रैक्चर, जिसमें आपके पास फ्रैक्चर ऑफ द रेडियल शाफ्ट हो रहा होता है एट द लोअर साइड विद द डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। फिर नेक्स्ट बात करें कि गैलीजिया फ्रैक्चर में मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी कौन सी होती है? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है एंड अल्नर नर्व होती है। इसमें ना सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी मिल रही होती है, जो कि किसको इन्वॉल्व करती है? ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। और जब इसकी इंजरी होती है तो पियानो की साइन मिल रहा होता है आपको पेशेंट के हैंड्स में। ओके, अब ट्रीटमेंट रिलेटेड बात की जाए तो बच्चे हैं तो उनमें क्लोज रिडक्शन विद प्लास्टर इमोबिलाइजेशन होती है, और एडल्ट्स में आप ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर रहे होते हैं विद प्लेट्स एंड स्क्रू। अब ज़रा मॉन्टेजी फ्रैक्चर को देखते हैं। सो इसमें आपके पास अल्नर शाफ्ट जो है वो फ्रैक्चर हो रही होती है विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। और गैलीजिया फ्रैक्चर में आपके पास रेडियल शाफ्ट फ्रैक्चर हो रही होती है विद अ डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं एल्बो साइड से रिलेटेड। तो एल्बो पर आपको दो तरह की डिफॉर्मिटीज़ मिल सकती हैं, दो तरह की पैथोलॉजी मिल सकती है, दैट इज़ द ओलिक्रैनल प्रोसेस फ्रैक्चर और एल्बो डिसलोकेशन। ओलिक्रैनल प्रोसेस का जब भी फ्रैक्चर होगा तो ट्राइसेप्स मसल की पुल की वजह से वो डिस्प्लेस्ड नज़र आएगा, जैसे कि पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अगर अनडिस्प्लेस्ड है, लेस देन 2 मिलीमीटर है, तो आपने नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करनी होती है, इमोबिलाइज करना होता है इन अ फंक्शनल पोजीशन टिल यूनियन। अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उस केस में आप टेंशन बैंड वायरिंग करते हैं, एनाटॉमिकल रिडक्शन और स्टेबलाइजेशन कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंशन बैंड वायरिंग। याद रखिएगा, टेंशन बैंड वायरिंग सिर्फ 2 ही जगहों पे यूज़ होती है, अपर लिम्ब में सिर्फ ओलिक्रैनल प्रोसेस में यूज़ किया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं एल्बो डिसलोकेशन। जी आपके पास एग्जाम्स में आता है, सो इसको भी अच्छे से करिएगा। एल्बो डिसलोकेशन जो है ये मोस्ट कॉमन हो रही होती है इन चिल्ड्रंस। अगर पूछा जाए ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो जॉइंट डिसलोकेट हो रहा हो तो वो शोल्डर जॉइंट होता है ओवरऑल, लेकिन अगर बच्चों में स्पेसिफिकली पूछा है तो वो एल्बो जॉइंट होता है, इसकी डिसलोकेशन बच्चों में कॉमन होती है। Now we have 2 types of elbow dislocation, anterior dislocation, posterior dislocation। अब उसमें भी posterior medial होता है and posterior lateral होता है। जो posterior lateral होता है that is the most common। ओके, एल्बो जॉइंट डिसलोकेशन में जो आर्टरी इन्वॉल्व हो रही होती है जिसकी इंजरी के चांसेस होते हैं दैट इज़ द ब्रेकियल आर्टरी एंड नर्व इन्वॉल्व और डैमेज इज मीडियन नर्व। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो आपको बो स्ट्रिंग साइन मिल सकता है कि जो आपके पास ओलिक्रैनल प्रोसेस है वो पुश्ड हुआ हुआ है बैकवर्ड, और ट्राइसेप्स टेंडन जो है वो प्रोमिनेंट हुआ हुआ है। टेरिबल ट्राइड क्या होता है? दैट इज़ द हॉचकिस ट्राइड। इसमें आपके पास पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट मिल रही होती है, कोरोनॉइड का फ्रैक्चर मिल रहा होता है, रेडियल हेड का फ्रैक्चर मिल रहा होता है, यानी 3 साइड्स का फ्रैक्चर आपको मिल रहा होता है इन द टेरिबल ट्राइड। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें रिडक्शन ही आपके पास ट्रीटमेंट होती है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अलॉन्ग विद दैट आपने अबव एल्बो कास्टिंग करनी होती है फॉर 3 वीक्स। कॉम्प्लिकेशंस भी पूछी जाती हैं, तो इसमें सबसे पहले तो पेन होगा पेशेंट को,
देन नॉन यूनियन हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है कि आपने जो है उसको फंक्शनल एनाटमिकल रिड्यूस नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो रीगेन नहीं हो पाई। हेटेरोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, एंड लिमिटेड मोबिलिटी हो सकती है। सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एल्बो जॉइंट डिसलोकेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमरल फ्रैक्चर से रिलेटेड। सो इसमें आप जो है प्रॉक्सिमल पढ़ेंगे, ह्यूमरल शाफ्ट पढ़ेंगे और डिस्टल ह्यूमरस से रिलेटेड बात करेंगे। सो सबसे पहले प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर की बात करते हैं, जो कि आपके पास कॉमन होता है इन पोस्ट मैनिपॉजल वुमेंस। हमें ये बात पता है कि जो पोस्ट मैनिपॉजल वुमेंस होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि उनमें वर्टिब्रल फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होते हैं, बट ह्यूमरस फ्रैक्चर भी मिल सकता है आपको। और इसकी जो कॉज होती है वो होती है फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। मोस्टली की यही होती है कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे पेशेंट फॉल करता है। मोस्ट कॉमन नर्व टू बी इंजर्ड इज एक्सिलरी नर्व, और एक्सिलरी नर्व के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन नर्व होती है दैट इज़ अ सुप्रास्कैपुलर नर्व। अच्छा, अब जो है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर के लिए आप एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसे हम नीड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये आपके पास प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर को क्लासिफाइड करने के लिए यूज़ की गई है। इसमें हम 4 पार्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे ऑफ ह्यूमरस, जिसमें आपके पास ह्यूमरल हेड है, लेसर ट्यूब्रोसिटी है, ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी एंड प्रॉक्सिमल शाफ्ट है। क्लासिफिकेशन ना इंक्लूड कर रही होती है फ्रैक्चर की डिस्प्लेसमेंट को, फ्रैक्चर लाइंस को नहीं कि कितनी लाइंस है या कौन से टाइप का फ्रैक्चर, नहीं, फ्रैक्चर कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है। उसकी एंगुलेशन अगर मोर देन 45 डिग्री है, उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना अगर आप गौर से देखें तो मैंने नीड क्लासिफिकेशन के साथ साथ ना ट्रीटमेंट भी यहीं पे कवर करवा दिया। सो ये जो सारे ब्लू से लिखे हुए पॉइंट्स हैं ना, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्लिंग इमोबिलाइजेशन का भी पता होना चाहिए, हर एक एक बात, और एवास्कुलर नेक्रोसिस की चांसेस किस में होती हैं सब बताऊंगी। सब अच्छे से इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। सो सबसे पहले 1 पार्ट फ्रैक्चर हो, जिसमें आपके पास फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो इन्वॉल्व कर रही होती है 1 to 4 पार्ट, सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रही होती है, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। सो वो 1 पार्ट फ्रैक्चर है। इसकी ट्रीटमेंट में आप स्लिंग इमोबिलाइजेशन कर रहे होते हो। 2 पार्ट फ्रैक्चर क्या होता है कि इसमें 1 पार्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा हो, एंगुलेशन हो उसमें मोर देन 45 डिग्री की, और डिस्प्लेस्ड हो मोर देन 1 सेंटीमीटर। नाउ अगर आपके पास एनाटॉमिकल नेक है और यंग पेशेंट है तो आप ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करते हैं इन 2 पार्ट फ्रैक्चर्स में। अगर आपके पास एल्डर्स हैं तो आप हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करते हैं इन 2 पार्ट फ्रैक्चर्स। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी इन 2 पार्ट्स फ्रैक्चर, याद रखिएगा एल्डरली पेशेंट में, बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस। नेक्स्ट आपके पास अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर है और रिड्यूसिबल है तो आप परक्यूटेनियस वायर फिक्सेशन करते हैं, और अगर नॉन रिड्यूसिबल है तो आप ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी का फ्रैक्चर है तो आप ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। लेसर ट्यूब्रोसिटी का फ्रैक्चर है तो इसमें आप स्लिंग इमोबिलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं और ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन भी कर सकते हैं। सो ये जो डिफरेंसेस बताए ना एक एक स्ट्रक्चर वाइज, सो ये इंपॉर्टेंट है, सो काइंडली इनको माइंड में रखिएगा। देन वी हैव 3 पार्ट फ्रैक्चर्स, जिसमें आपके पास 2 पार्ट्स डिस्प्लेस्ड हो रहे होंगे, और इसमें जो है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की जाती है विद द फिलिस प्लेट। ये जो फिलिस है इसका क्या मतलब है, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस इंटरलॉकिंग सिस्टम। 4 पार्ट फ्रैक्चर में आपके पास 3 पार्ट्स डिस्प्लेस्ड हो रहे होते हैं, और इसमें आप ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर रहे होते हैं एंड हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करते हैं ड्यू टू द रिस्क ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो याद रखिएगा कि एवास्कुलर नेक्रोसिस के चांसेस 2 पार्ट फ्रैक्चर में है और 4 पार्ट फ्रैक्चर में है। सो उस केसेस में आप हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे। सो कि क्लासिफिकेशन भी क्लियर हुई होगी कि आपके पास 1 पार्ट जो होता है उसमें फ्रैक्चर लाइन आती है लेकिन कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। जब 2 पार्ट आइदर फॉर एग्जांपल कि आपके पास ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी और लेसर ट्यूब्रोसिटी इन 2 का फ्रैक्चर हुआ है, अब इसमें से एक पार्ट डिस्प्लेस्ड हो गया है, लाइक ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी डिस्प्लेस्ड हो गया, तो आप इसे बोलेंगे 2 पार्ट फ्रैक्चर। इसी तरह 3 पार्ट फ्रैक्चर हुआ है तो 2 पार्ट्स डिस्प्लेस्ड हुए। ये पार्ट्स क्या हैं जो मैंने आपको 4 पार्ट्स ऑफ नीड क्लासिफिकेशन बताए हैं, और 4 पार्ट में 3 पार्ट्स डिस्प्लेस्ड हो रहे होते हैं। ट्रीटमेंट भी उनके अकॉर्डिंगली मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर से रिलेटेड। सो अगर आपके पास फ्रैक्चर हो रहा हो ह्यूमरस का at the junction of upper 2/3 and lower 2/3, so it is known as Holston-Lewis fracture, and this Holston-Lewis fracture is most common cause of radial nerve injury. Remember this,
कि अगर आपके पास प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर है तो कौन सी नर्व गई, एक्सिलरी नर्व, और ह्यूमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर है तो कौन सी जाएगी, रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व इंजरी जो होती है वो मोस्टली न्यूरोपैरेक्सिया होता है और इसमें रिस्ट ड्रॉप और सेंसरी लॉस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कंजर्वेटिवली आप इसमें स्लैब यूज़ कर सकते हैं, हैंगिंग कास्ट या फिर कॉप्टेशन स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें कास्टिंग की ना ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं। यू स्लैब क्या होता है कि इसमें आप वन साइडेड सिर्फ कवर कर रहे होते हैं। फिर हैंगिंग कास्ट और कॉप्टेशन स्प्लिंट, दीज आर अदर मेथड्स, रिमेंबर दिस। देन सर्जिकल की बात की जाए तो ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन हो रही होती है विद इंटरमेडुलरी नेल, जो कि रसेल टेलर्स नेलिंग होती है। हमेशा याद रखिएगा जब शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है ना तो आप इंटरमेडुलरी नेल्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, और जब जॉइंट्स का होता है तो इसमें स्क्रूज एंड प्लेट्स यूज़ हो रहे होते हैं। सो इसमें कौन सा नेल यूज़ होता है, रसेल टेलर्स नेल यूज़ हो रहा होता है फॉर द ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टल ह्यूमरस और सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर से रिलेटेड। सो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रंस। इसकी भी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है दैट इज द फॉलन आउटस्ट्रेच्ड हैंड हाइपर एक्सटेंशन इंजरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डिस्टल ह्यूमरस और सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगेन एक्सरे होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लैटरल व्यू पे इंजरी नज़र आ रही होती है। टाइप्स ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की बात करें सो वी हैव एक्सटेंशन टाइप जो कि 90% ऑफ द कॉज होता है, और फ्लेक्शन टाइप जो कि 10%। जो एक्सटेंशन टाइप होता है इसमें डिस्टल फ्रैगमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस्ड हो रहा होता है पोस्टीरियरली ड्यू टू द पुल ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स, और फ्लेक्शन टाइप में आपके पास डिस्टल फ्रैगमेंट एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड हो रहा होता है। देन वी हैव क्लिनिकल फीचर्स। अच्छा, जितने भी फ्रैक्चर्स हैं ना उन सब में जो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स होते हैं और काफ़ी डिफरेंट भी होते हैं, स्पेसिफिक साइंस मिल रहे होते हैं आपको। आपके पास ना 3 पॉइंट बोनी रिलेशनशिप होता है एट द साइट ऑफ एल्बो, जो कि बन रहा होता है लैटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड ऑलिक्रैनल प्रोसेस। अपने माइंड में ना ये एक ट्राइंगल बनाए कि लैटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल और ऑलिक्रैनल प्रोसेस, ये तीन जो है ना बोनी लैंडमार्क्स क्या बना रही होती हैं, एक ट्राइंगल बना रही होती हैं। ये जो आपके पास लैंडमार्क्स होते हैं ना ये मेंटेन्ड रहते हैं इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर और डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर। नेक्स्ट वी हैव फैट पैट्स या सील साइन जो कि टाइप 1 सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में मिल रहा होता है, जिसमें आपके पास फैट जो होता है वो पुश्ड हो रहा होता है बाय द फ्रैक्चर हेमाटोमा। देन फिश टेल साइन होता है, डैट मीन्स कि आपके पास डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ फ्रैक्चर जो होता है वो फिश टेल की तरह नज़र आ रहा होता है। ये अगर आप पिक्चर देखें तो ये ग्रीन शेडो के साथ, ग्रीन मार्किंग के साथ मैंने दिखाया हुआ भी है, दिस इज़ द फिश टेल साइन। देन डिम्पल साइन क्या हो रहा होता है कि स्किन अराउंड द फ्रैक्चर बिकम पिकल, जो कि आपको प्रेजेंट कर रही होती है इस तरह से, एक डिप्रेशन की तरह ये प्रेजेंट कर रही होती है। और ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ये एक्सरे की पिक्चर है जिसमें सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर दिखाया हुआ है विद अ डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी हैव गार्डलैंड क्लासिफिकेशन जो कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ होती है, और यहीं पे मैंने साथ में ट्रीटमेंट भी लिखी है फॉर योर ईज। टाइप 1 जो होता है ये हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, अनडिस्प्लेस्ड होता है। इसमें आप इमोबिलाइज कर रहे होते हैं इन अ लॉन्ग आर्म कास्ट एट 60 to 110 डिग्रीज। टाइप 2 में आपके पास पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है बट ओनली फॉर द एंटीरियर कॉर्टेक्स। इसमें आप क्लोज रिडक्शन कर रहे होते हैं विद अ परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन। जबकि जो टाइप 3 होता है ये कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉर्टेक्स दोनों ही डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, और इसमें आपको ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करनी होती है विद अ के वायर। देन कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए सो अर्ली में आपके पास ब्रेकियल आर्टरी इंजरीज मिल रही होती हैं। सो कौन सी आर्टरी डैमेज हो रही होती है, दैट इज़ ब्रेकियल आर्टरी। देन वॉल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर्स मिल रहे होते हैं फाइब्रोसिस ऑफ द फोर आर्म मसल्स की वजह से, क्योंकि आपके पास ब्लड सप्लाई जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम मिल सकता है आपको इसकी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में। और नर्व इंजरी में कौन सी नर्व डैमेज होती है इसमें, दैट इज़ एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। अच्छा, अगर एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इंजरी होती है ना तो आपके पास ओके साइन मिल रहा होता है पेशेंट पे, तो वो पूछा जाता है कि ओके साइन किस नर्व इंजरी के साथ मिलता है, सो दैट इज़ एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। और सेकंड नर्व जो होती है इसके बाद वो मीडियन नर्व इंजरी होती है, और थर्ड पे आपके पास रेडियल नर्व इंजरी मिल रही होती है। सो याद रखिएगा कि आपके पास प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में एक्सिलरी नर्व जाती है, ह्यूमरल शाफ्ट में रेडियल नर्व जाती है, और सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व डैमेज हो रही होती है। लीड कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट कॉमन जो होती है वो होता है मैल यूनियन।
जिसकी वजह से आपके पास क्यूबॉइटिस वेरिस डिफॉर्मिटी मिल रही होती है, डिक्रीज़ इन द कैरिंग एंगल, या आपके पास एल्बो जॉइंट पे एक एंगल बन रहा होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और गन शॉट डिफॉर्मिटी मिल रही होती है। इसके अलावा मायोसाइटिस मिल सकता है, ये बेसिकली आपके पास मसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है और इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स मिलती हैं एट द एल्बो जॉइंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन से रिलेटेड। सो आपके पास सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको कि शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट कौन कौन से मसल्स कर रहे होते हैं। सो वी हैव अ रोटेटर कफ मसल्स कंप्राइजेस ऑफ द 4 मसल्स, जिसमें सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस मसल होता है। ये उसे सपोर्ट करते हैं इंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। इन्फीरियरली कोई भी मसल सपोर्ट नहीं होता। Shoulder joint is the most mobile joint of the body as well as most commonly dislocated joint of the body. शोल्डर डिसलोकेशन जो होती है वो आपके पास मोस्ट कॉमनली एंटीरियर हो रही होती है। 80 to 90% ऑफ द केसेस में एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट मिल रही होती है। इसके अलावा पोस्टीरियर सेकंड मोस्ट कॉमन एंड इन्फीरियरली थर्ड मोस्ट। सुपीरियर डिसलोकेशन नहीं मिलती आपको बिकॉज आपके पास जो शोल्डर जॉइंट है वो सुपीरियरली सपोर्टेड होता है बाय एक्रोमियन प्रोसेस जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसलोकेशन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया, उसमें एक्सप्लेन करूँगी। इन्फीरियर शोल्डर डिसलोकेशन इज़ अ रेयरेस्ट टाइप, जो कि लग्जेटिव इरेक्टा करके दूसरा नाम होता है उसका। इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होती है वो हाइपर एब्डक्शन इंजरी होती है। एटीट्यूड कैसा होता है, बेसिकली आर्म का एटीट्यूड आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास ना BCQs या ऑस्पी में सिनेरियो होगा और उसमें बताएंगे कि इस तरह के हाथ के साथ आया है पेशेंट, तो बताएं कैसी डिसलोकेशन होगी। सो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आपके पास इन्फीरियर शोल्डर डिसलोकेशन में आपके पास एटीट्यूड कैसा होता है कि जो हाथ होता है ना वो बिल्कुल सर के ऊपर किया हुआ होता है पेशेंट ने। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सैल्यूट करते हैं ना आप, तो हाथ सर के जो हैंड होता है वो सर के साथ लगा रहे होते हैं आप, तो वो बिल्कुल सैल्यूटिंग पोजीशन के साथ आ रहा होता है, हैंड्स अप पोजीशन के साथ आ रहा होता है, और जो आर्म होता है वो फिक्स्ड हुआ होता है इन एब्डक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेटेड पोजीशन। सो दिस इज़ इन्फीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। अच्छा, न्यूरोवास्कुलर इंजरीज जो कि शोल्डर जॉइंट में मोस्ट कॉमनली हो रही होती हैं, दैट इज़ द एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी नर्व डैमेज। सो स्टार्टिंग विद एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन एंड पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। जो आपके पास एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है ये मोस्ट कॉमन होता है और इसकी कॉज में आपके पास फॉल ऑन अबडक्टेड एंड एक्सटेंडेड शोल्डर होता है कि बिल्कुल हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ था और गिर गए। सो उसमें आपके पास डायरेक्ट ट्रॉमा भी हो सकता है या फिर इस तरह के फॉल हो, सो एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन हो जाती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है ना यहाँ पे आपने याद रखनी है, पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन ना मतलब एज़ कम्पेयर टू द एंटीरियर अनकॉमन है, तो वो कुछ खास कंडीशन में होती है। सिनेरियो में गिवन होता है कि पेशेंट को क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, उसको सीजर्स हुए हैं और उसके बाद उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। सो उसमें आप पोस्टीरियर ही सेलेक्ट करेंगे। तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या सीजर्स में आपके पास पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन मिल रही होती है। देन आपके पास क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन में जो शोल्डर का कॉन्टोर होता है ना वो लॉस हो जाता है, कि वो जो आप पूरा एक गोल सा फील कर रहे होते हैं, कॉन्टोरिंग यहाँ पे फील होती है, वो लॉस हो जाती है एट द शोल्डर जॉइंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट साइन। एटीट्यूड कैसा हो जाता है, आर्म इज़ एब्डक्टेड, एक्सटर्नली रोटेटेड एंड एक्सटेंडेड। जबकि जो पोस्टीरियर शोल्डर होता है ना, इसमें डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि उसका कॉन्टोर लॉस नहीं होता शोल्डर जॉइंट का, और इसमें एटीट्यूड कैसा होता है, एडक्टेड एंड इंटरनली रोटेटेड होता है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसके लिए आप हमेशा एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू को कंसिडर कर रहे होते हैं। एंटीरियर में आपके पास हेड ऑफ द ह्यूमरस विल बी इन फ्रंट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, जबकि पोस्टीरियर में हेड ऑफ द ह्यूमरस बिहाइंड द ग्लिनोइड कैविटी, और उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइट बल्ब साइन नज़र आ रहा होता है, जो कि इसको कहते हैं कि बिहाइंड जा रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह नज़र आता है। फिर आपके पास हैं कॉम्प्लिकेशन, बेसिकली इन्हें कॉम्प्लिकेशंस कहें या वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर्स कहें फॉर द एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। इसमें आपके पास बैंकर्ट लीजन होती है और हिल सेक्स लीजन होती है। जो बैंकर्ट लीजन होती है उसमें एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द ग्लिनोइड लेब्रम जो होता है उसमें फ्रैक्चर होता है या डैमेज होता है। अब होता क्या है कि आपके पास जो ग्लिनोइड लेब्रम होता है ये कार्टिलेजनस रिंग होती है जो कि सराउंड कर रहा होता है शोल्डर जॉइंट के सॉकेट को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसमें आपके पास इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट जो होता है ना वो टूट जाता है। उसके टूटने की वजह से क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी जो थी ना शोल्डर जॉइंट की वो लॉस हो जाएगी और इट विल लीड टू द शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन।
देन वी हैव हिल सेक्स लीजन। सो इसमें आपके पास पोस्टीरियर लैटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरल हेड जो है उसमें कोई डैमेज हुआ होता है, उसमें डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन हो रही होती है। सो ये याद रखिएगा कि दोनों में क्या पैथोलॉजी होती है। बेसिकली ना ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बैंकर्ड्स में एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द ग्लिनॉइड लैब्रिन का फ्रैक्चर है, और हिल सेक्स में आपके पास पोस्टीरियर लैटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरल हेड का डिफेक्ट है। अच्छा, अब इंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन हो या पोस्टीरियर, दोनों में ही क्लोज्ड रिडक्शन कर रहे होते हैं। हाँ, अब ये क्लोज्ड रिडक्शन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? 3 टेक्निक्स होती हैं। एक होती है मॉडिफाइड कॉकर्स टेक्निक, एक होती है स्टिम्सन्स टेक्निक, और एक होती है हाइपोक्रेटिक टेक्निक। कॉकर्स टेक्निक में आप सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रैक्शन किया आपने नंबर 1 पे, देन आपने 2 पे एक्सटर्नल रोटेशन की, 3 पर एडक्शन की, और फिर 4 पर आपने मीडियल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन की। सो दिस इज टीम निमोनिक करके आप याद कर सकते हैं, ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। देन आपके पास सेकेंड टेक्निक क्या होती है? स्टिम्सन टेक्निक होती है, जिसमें अफेक्टेड लिम्ब जो होगा वो हैंगिंग फ्रीली ओवर द एज होगा, और एज के साथ जो है ना आपने वेट हैंग किया हुआ होगा। जो हाइपोक्रेटिक टेक्निक है ये अब यूज़ नहीं होती। देन लास्ट अपर लिम्ब फ्रैक्चर्स में आप बात करते हैं क्लैविकल की। सो आपके पास क्लैविकल की जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर होती है, दैट इज़ द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है ये आपके पास ऑफ द बॉडी। इसके अलावा एट बर्थ, इन न्यू बॉर्न्स, या ओवरऑल मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पूछा जाए तो दैट वुड बी द क्लाविकुलर फ्रैक्चर। कॉज होती है इसकी फॉल ऑन द अफेक्टेड शोल्डर। 85% ऑफ द केसेस में उसी साइड पे गिरते हैं जहाँ पे आपको फ्रैक्चर हुआ हो, और दूसरा डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हो सकता है ऑन द क्लाविकल, एंड फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड भी हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्चर एट बर्थ इज बर्थ एक्सट्रैक्शन। Most common vessel injury in clavicular fracture is subclavian artery. Most common nerve injury is ulnar nerve, and most common complication is malunion. ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आर्म स्लिंग इमोबिलाइजेशन करनी होती है, और फिगर ऑफ 8 बैंडेज, याद रखिएगा, फिगर ऑफ 8 बैंडेज इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है आपने ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन करनी होती है विथ नीलिंग, और नील कौन सा यूज़ होता है ये भी पूछा जाता है, डैट इज़ द टाइटेनियम इलास्टिक नील। और सर्जिकल ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की तरफ आप तब जाते हैं जब आपके पास मिड शाफ्ट फ्रैक्चर मोर देन 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड हो और क्लाविकुलर शॉर्टनिंग हो रही हो, तो आपने ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन की तरफ जाना होगा। क्लाविकुलर फ्रैक्चर भी ऑस्पी में आता है। अब यहाँ तक हमने अपर लिम्ब फ्रैक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी फ्रैक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सारे आपके ऑस्पीज एंड पीसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लाविकुलर फ्रैक्चर से लेके स्किफॉइड बोन के फ्रैक्चर्स तक सब इन डिटेल पढ़ाने का मकसद यही था, क्योंकि ऑस्पी और पीसीक्यूज दोनों में ही बार बार आते हैं। लास्टली जो है ब्रेन बूस्टर मेडिकोर्स को डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।